बच्चों हम लोग ये आपका जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसका क्लास 12th का फिज़िक्स का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसमें हम फिज़िक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th की। और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स आपका A to Z अकॉर्डिंग टू MP बोर्ड, ख़ास तौर से हम MP बोर्ड को यहाँ विशेष प्रायोरिटी में रखेंगे, और जो आपका NCERT का सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से इसको पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें आपको समय समय पर हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर से सभी टॉपिक का टेस्ट आपका दिया जाएगा, इसी में आपको उपलब्ध रहेगा। और ये जो शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका कोर्स लगभग आप समझ के चलिए तो हम 8 से 10 लेक्चर में इसको फिनिश करने वाले हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का कोर्स होगा इसको हम 8 से 10 चैप्टर में ख़त्म करने जा रहे हैं। आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आपको इसके बेसिक्स बताएंगे, इसके फंडामेंटल चीज़ें बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, और इसके बाद कंटिन्यू क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बेसिक्स जो आज की टॉपिक में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में, तो सबसे पहले आप जानेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। 1 बाय 1 करके हम चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहां पर चार्ज का स्टडी करो लेकिन चार्ज रेस्ट में रहे। देखिए चार्ज की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या तो चार्ज मोशन में होगा। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं कि वो चार्ज विराम अवस्था में है, वह रुका हुआ है, आवेश अगर स्थिर है तो उसका अध्ययन, उसके व्यवहार का, उसके गुणों का अध्ययन जहाँ पर किया जाएगा उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर चार्ज स्थिर नहीं है, चार्ज चल रहा है, आवेश गतिशील है, तो वहाँ पर कौन सी विद्युत आएगी? तो उसको बताएंगे कि वो धारा विद्युत है। क्या बोलेंगे उसको? धारा विद्युत है। अगर आवेश स्थिर है तो उसे क्या बोलोगे? अगर आवेश स्थिर है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बोलेंगे, और अगर आवेश गतिशील है तो उसे क्या बोलोगे? धारा विद्युत। ये 2 बातें क्लियर करिए सबसे पहले कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और तब वो जिन गुणों का व्याख्यान करता है, अपना जो भी गुण दिखा, जो बिहेवियर, जो नेचर उसके हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम फिजिक्स में जो भी करते हैं वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत में आता है। और अगर आवेश गतिशील है, चल रहा है, और तब उसके गुणों का अध्ययन हम जहां पर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत। आगे आने वाले चैप्टर में हम धारा विद्युत को पढ़ेंगे। आपका जो फिजिक्स का 2nd यूनिट है उसका नाम ही है धारा विद्युत। 2nd यूनिट और 3rd चैप्टर उसका नाम है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको बताया तो मैंने ये बोला कि स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आवेश का। तो आवेश है क्या, हम ये जाने। तो ये देखा गया कि आवेश जो होता है तो वो किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। जैसे कि मानिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, और इस मार्कर को जब मैं अपने बाल में ऐसे रगड़ता हूँ, या मानिए कि मैंने अपने शर्ट में ऐसे इसको रगड़ा, तो हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मेरे शर्ट में चले आए हों या मेरे शर्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हों। और अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें गए तो ये बॉडी को जब मैं किसी दूसरे बॉडी के पास ले गया तो यह दूसरे चीज़ को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, उसको अपनी तरफ खींच रहा था। तो इसके अंदर ये गुण जो आ गया, पहले इसके पास ऐसा गुण नहीं था। जनरली इसके पास ऐसा नहीं था कि हम इसको जब किसी भी डस्ट पार्टिकल या कचरे के पास ऐसे ले गए, छोटे छोटे कणों के पास, तो ये उसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा था।
लेकिन जब मैंने इसको अपने बालों से रगड़ा और तब मैं ले गया, तब मैं देखा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कुछ न कुछ तो हुआ इसके पास, इसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई। तो उस शक्ति को आप कह सकते हो कि देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है, जादू हो गया है, ऐसा कर रहा है। तो हम लोग भगवान की कृपा से परे थोड़ा वैज्ञानिक लोग जो होते थे उसको वो एक्सपेरिमेंट में करके चेक किया करते थे और उसको नियम कायदा बना करके हम लोगों को बताते थे। तो क्या बताया गया कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ रब की जाती है, रगड़ी जाती है, तो उसका किसी एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला गया होगा, या हो सकता है कि दूसरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया होगा। इस अवस्था में बोथ बॉडी जो होती है, दोनों वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, चार्ज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ठीक है। और जब किसी वस्तु के अंदर आवेश आ गया तो उसके अंदर यह गुण भी आ गया कि वह दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। दोनों बातें हो सकती हैं, वो आगे हम बताएंगे कहाँ आकर्षण होगा और कहाँ प्रतिकर्षण होगा। अभी के लिए इतना ही समझना कि अगर उसमें चार्ज आ गया तो वो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी। तो आवेश है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, कि किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। वो बॉडी कैसी हो गई है, चार्ज हो गई है। अब जब बॉडी चार्ज हो गई है तो उसके टाइप्स बताए गए कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज धनावेश, एक होता है नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। अब इसकी खोज किसने की, अगर ये हुआ कि आवेश के खोजकर्ता कौन है, तो इसकी जो खोज किया तो उनका नाम है क्या, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसकी खोज की। किसकी, आवेश की। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आवेश की खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। अब फ्रैंकलिन शब्द याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि आवेश की खोज किसने किया। तो जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ को खोजते थे तो अपने नाम से उसका नाम दे दिया करते थे। अब फ्रैंकलिन साहब ने आवेश की खोज की, उन्होंने आवेश के जब टाइप बताए तो उन्होंने उसका नाम दे दिया धनावेश और ऋणावेश। उन्होंने उसका नाम अपने नाम से नहीं दिया। उसके पीछे क्या वजह रही होगी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझिए कि एक बॉडी को उन्होंने चार्ज किया। अब इस बॉडी में क्या आ गया, चार्ज। इसको किसी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के पास ले गए तो इसने उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। एक और बॉडी उन्होंने लिया, एक बॉडी हमको और चाहिए, दीजिए, ये है मेरे पास, 1 मिनट, चलो ये मिल गया ये एक बॉडी, ये हो गई। इसको भी उन्होंने चार्ज किया, अब ये बॉडी भी चार्ज हो गई। और इसको जब ले गए किसी पार्टिकल के पास तो इसने भी अट्रैक्ट किया। अब ये बॉडी भी चार्ज हो गई है, ये बॉडी भी चार्ज हो गई है। समझ रहे हैं बात को। दोनों बॉडी को उन्होंने सोचा कि चलो मिला करके इकट्ठा ले जाता हूँ, देखता हूँ कि अब क्या करते हैं। जब दोनों को मिला दिया गया और तब ले गए तो उन्होंने देखा कि ये किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अकेले जब इसको ले गया तो इसने किया, अकेले इसको ले गया तो इसने किया, दोनों को मिला करके ले जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो हटा देते हैं, अब अकेले अकेले ही ले जाते हैं। अब फिर से जब इसको अकेले ले गए तो फिर नहीं कर रहा है। ये पहले कर रहा था, ये भी पहले कर रहा था। जब दोनों को मिला दिया गया, अब ले गए तो नहीं किया, लेकिन हटा करके अब अकेले ले गए तब भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ हुआ क्या कि मान लीजिए कि इस बॉडी में कोई चार्ज आया होगा और इस बॉडी में भी कोई चार्ज आया होगा, और दोनों बॉडी को जब आपस में ऐसे मिला दिया गया तो उनका जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया। इस प्रोसेस को बोला गया डिस्चार्जिंग प्रोसेस। क्या बोला गया, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ये बॉडी निरावेशित हो गई है, अब इस पर कोई आवेश नहीं रह गया। यानी इसके आवेश ने इसके आवेश को खत्म कर दिया, या ये कहो कि इसके आवेश ने इसके आवेश को खत्म कर दिया। तो विज्ञान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम लोग ऐसा अध्ययन करते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ जब मिलती है, एक चीज दूसरे चीज से जब मिलती है तो रिजल्टेंट जीरो कर देती है, परिणाम को जीरो कर देती है। तो वो बात आई मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स में हमने पाया कि अगर मैं +2 और -2 को जब मिलाता हूँ, +2 और -2 को क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो वहाँ आंसर क्या आ जाता है, 0। तब उनके दिमाग में आया कि हो सकता है इसके पास जो चार्ज आया रहा होगा
वो कुछ प्लस जैसा रहा हो और इसके पास जो चार्ज आया रहा होगा वो कुछ माइनस जैसा हो, और दोनों को मिलाने से वो चार्ज क्या हो गया, जीरो, जिस कारण से ये बॉडी अब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो उसी हिसाब से इन्होंने इसका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। अब धनावेश कब आएगा और ऋणावेश कब आएगा, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा गया। मान लीजिए ये मार्कर है, ये पेन है, आप समझिएगा, ये मार्कर है और ये क्या है, पेन है। मैंने मार्कर को इस पेन से जब रब किया तो हो सकता है या जो भी हो कि मार्कर के इलेक्ट्रॉन, तो ये हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन, अब आप पकड़िएगा, मार्कर का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, पेन में। मार्कर का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, पेन में। तो मार्कर में कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव, अब पेन में कौन सा आ गया, नेगेटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिर्फ दिमाग में इतना रखिएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। या दूसरे शब्दों में ये कहो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी का निकला तो इस बॉडी का मास क्या हुआ, इसका द्रव्यमान क्या हुआ, घट गया। इसका द्रव्यमान क्या हुआ, घट गया। और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया। तो दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में ऐसे फ्रिक्शन में लाई गई कि एक बॉडी का मास बढ़ गया और एक बॉडी का मास घट गया, तो जिसका मास बढ़ा उस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। जिसका मास घटा उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर मास डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। तो मास के हिसाब से भी समझ सकते हो कि बॉडी में कहाँ पॉजिटिव आएगा और कहाँ नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन के जाने से भी समझ सकते हो कि बॉडी में कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा। तो जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ एक छोटी सी बात कि ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, ठीक है। इसके पास मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने इन दोनों के साथ कोई ऐसी घटना देखा कि आफ्टर सम टाइम मैंने इनको रगड़ा आपस में। अब मैंने ये पाया कि इस बॉडी के पास हो गए, ए के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और बी के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 हो गए, अब बी के पास कितने हो गए, 10। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ ए में कैसा चार्ज आ गया, बोल पाओगे, बताइए। पॉजिटिव चार्ज, बोलो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बी में कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे आपको पता चला कि ए में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, और बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर घट गए हैं तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए हैं तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी समझ में आ रही है ना, कैसे हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिएगा एक एक करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आवेश है यह एक सदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। सदिश कह दोगे तो पाप हो जाएगा, अदिश राशि है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है। अब आपको पता हो, क्लास 11 में पढ़े हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उनको हम सदिश बोलते हैं, और ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है उसको हम अदिश कहते हैं। तो ये जो आवेश है वो कैसी राशि है, अदिश है। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आवेश का एसआई मात्रक, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों, कूलाम। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक को लिखते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये बताया गया है कि 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। इसको याद रखोगे नहीं याद रखोगे, 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁻9 ESU। तो पहली प्रॉपर्टी याद रहेगी, यह कैसी राशि है,
स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है ये? स्केलर है, अदिश राशि है। और दूसरा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बोला करो, एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10 की घाते 9। 3 × 10 की घाते 9। अब आप इतना जान लो, इसके बाद तीसरी बात आती है। तीसरी बात में क्या है कि जो आवेश का सबसे छोटा इकाई है, आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई है। इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इसको क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल यूनिट। मैं नीचे की चीज़ें इरेज करूंगा, ये आपको जो आज का मैंने बताया था कंटेंट पढ़ाने के लिए क्या क्या पढ़ाना है, तो 2 टॉपिक और बचे रहेंगे, इसको दिमाग में रख लो। मैं भी मिटा रहा हूँ, इसको पढ़ाऊंगा, है ना। चलो पहले हम प्रॉपर्टी में चल रहे हैं। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर कोई बात करे तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये नेचर में नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जैसे आपको अपना नाम पता है कि आपका नाम क्या है, तो वैसे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो यहाँ पर फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि किसका कितना होता है। कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉन का तो पता ही होना चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो मैंने अभी कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी? 3। अभी आगे प्रॉपर्टी चलेगी, अभी मैं यहाँ रुका नहीं हूँ। इसको फिर समझिएगा। ये एक अदिश राशि है, एसआई मात्रक कूलाम है, सीजीएस मात्रक ईएसयू है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ना इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो चलो मैं यही मिटा करके उनके बारे में भी लिखे दे रहा हूँ, फिर चौथी प्रॉपर्टी में चलता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये मैंने लिख दिया कि पार्टिकल हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि उनका, चलो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो कि पार्टिकल लिख दो, चार्ज लिख दो और मास लिख दो। पार्टिकल मतलब क्या? छोटे छोटे जो कण आपके हैं। और चार्ज मतलब जो उन पर आवेश है और उनका द्रव्यमान कितना है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो हम सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की। फिर किसकी कर लेते हैं? प्रोटॉन की। अब फिर किसकी कर लेते हैं? न्यूट्रॉन की। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हो तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव तो है, लेकिन कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। याद रखिएगा। गलत हो गया क्या कुछ? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये नेगेटिव में होता है। और अगर यही प्रोटॉन की बात करोगे, ध्यान से देखो, अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो सेम इतने अमाउंट में ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो प्रोटॉन का पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो प्रोटॉन का चार्ज आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बोला जैसे आपको अपना नाम पता है वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लीजिए। 1.6 × 10 की पावर, बोलो सब लोग, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बोलिए। 1.6 × 10⁻⁻19। और सेम इतना अमाउंट में इसका भी चार्ज होगा, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव होगा और ये चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। चलो वो कुर्सी लेकर के यहाँ बैठ जाओ। तो ये चार्ज नेगेटिव होगा और ये चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात करो न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? किसके पास? न्यूट्रॉन के पास। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। मास की बात कर लो चलो थोड़ा सा।
तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास याद रखना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। बच्चों मेरे साथ आप लिखोगे और पढ़ोगे तो आपको याद होगा। आप अगर सोचोगे कि हम सुन लेंगे राम कथा जैसे तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करिए तो हम प्रोटॉन का चार्ज क्या लिखते हैं 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज में बहुत डिफरेंस नहीं होता, बहुत बारीक सा अंतर है। ये होता है 1.67 आई थिंक 5 होता है इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो दोनों में देखिएगा ये कितना है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब अगर इनमें पूछ ले आपसे कि कौन सबसे भारी है और कौन सबसे हल्का, एग्जाम में पूछता है कि विच इज़ द लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, इनमें सबसे हल्का मूलभूत कण कौन सा है और निम्न में से कौन सा भारी कण कौन सा है, तो आप देखोगे जिसकी पावर माइनस में सबसे बड़ी दिख रही है आपको तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और जिसकी सबसे कम दिखेगी वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों की पावर तो सेम है तो ये तो पावर से नहीं बता पाएंगे, तो फिर इनके डिजिट को देखो 11667725, यानी 5 जो है 2 से क्या हो गया ज़्यादा। तो सबसे हल्का कौन सा हुआ इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कौन सा हुआ, सबसे भारी कौन सा हुआ न्यूट्रॉन। तो इनमें सबसे हल्का कौन है इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है न्यूट्रॉन। तो अगर तुमसे पूछ लेगा कि निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा है, ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दे दिया कि तीनों एक समान है, तो उत्तर क्या दोगे, हल्का पूछा है इलेक्ट्रॉन। निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों एक समान है, तो उत्तर क्या दोगे न्यूट्रॉन। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये इनके द्रव्यमानों को देख करके आप बता सकते हो, इनका आवेश आपको पता ही चल गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, तीनों प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई थी जरा बताना। सबसे पहला कि चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या बताया कि इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है और सीजीएस यूनिट एएसयू होती है और एक कूलाम में 3 × 10⁹ एएसयू होते हैं। और तीसरे में मैंने क्या बताया था कि आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। चौथी प्रॉपर्टी में आप आ जाइए कि अगर 2 आवेश एक जैसे हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एक जैसे आवेश को हम क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे बच्चों, सजातीय आवेश यानी कि लाइक चार्जेज। और अगर दोनों आवेश अलग अलग बिरादरी के हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश यानी कि अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज। अगर सजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, और अगर विजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए धन को समझ लो कि कोई धनी व्यक्ति है पैसा देने वाला, ऋण को समझ लो कि कोई ऋणी व्यक्ति है पैसा, ऋण को समझो कोई ऋणी व्यक्ति है पैसा लेने वाला। धन का मतलब धनी यानी कि पैसा देने वाला, ऋण का मतलब ऋणी यानी कि पैसा लेने वाला। ये बताइए कि धनी व्यक्ति को पैसा देना है और ऋणी व्यक्ति को पैसा लेना है। अब मार्केट में कई लोग टहल रहे हैं, धनी व्यक्ति भी टहल रहा है, ऋणी व्यक्ति भी टहल रहा है। तो धनी व्यक्ति के पास कौन आना चाहेगा, ऋणी वाला आना चाहेगा या धनी वाला आना चाहेगा, ऋणी वाला आना चाहेगा क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है। धनी वाला तो उससे क्या करेगा, दूर भागेगा। तो उसी हिसाब से कि धन से क्या होगा, दूर भागेगा। और ऐसे जिसको ऋण चाहिए वो ऋण के पास थोड़ा जाएगा, वो ऋण के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, धन के पास जाएगा। तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण, सॉरी रिपल करते हैं,
क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और इनके बीच बल कैसा काम करता है, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, तो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच जो बल कार्य करता है वो बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। तो चौथी प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। हिंदी में क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कुल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है आपका, 5वीं प्रॉपर्टी में चलिए। तो आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो कंजर्व होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है। इसको मैं लिख देता हूं, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। अब इसको समझो कैसे कंजर्व होता है, कि किसी भी सिस्टम का, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पास ये एक बॉडी हो गई ए और ये एक बॉडी क्या हो गई बी। अब इसके पास मान लीजिए कितना चार्ज था, हम कहते हैं मान लीजिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऐसे समझो ये एक सिस्टम हो गया और इस सिस्टम में ये एक बॉडी हो गई। इस बॉडी के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अच्छा प्रोटॉन थे, ऐसा समझो। और इस बॉडी के पास क्या था कि मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब प्रोटॉन मान लीजिए कितने थे, 15 प्रोटॉन थे। समझो, थोड़ा समझने के लिए बात है। इस पर आवेश कैसा होगा, इस पर निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं तो न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है तो चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये समझ लीजिएगा आप। तो अब ये बॉडी में देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है तो ये निगेटिव हो गई, और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो ये कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। लेकिन अगर मैं इनमें कहूँ कि कुल कितना चार्ज है, मैं इनका नेट चार्ज पूछूंगा सिस्टम का, तो सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो जो है वही रहेगा। इस तरह से समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो मानिए कि अगर इसने इसको आवेश का आदान प्रदान करना शुरू भी कर दिए ये दोनों आपस में, तो इनके चार्ज आपस में बदल भी जाएंगे, लेकिन सिस्टम का चार्ज जो पहले था वही बना रहेगा। या ऐसा समझ लो आप इसको छोड़ करके कि किसी भी वस्तु में जितने धनावेश होते हैं उतने उस वस्तु में क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। और धनावेशों और ऋणावेशों का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। धनावेशों और ऋणावेशों को जोड़ दो तो उनका बीजीय योग क्या हो जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या ये बोलो कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश, जैसे मैं पूछूं बताओ इस मार्कर में नेट चार्ज कितना है, 0 है। कैसे जान गए 0 है, कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इसलिए इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0 है। अगर मैं पूछता हूं तुमसे कि इस मार्कर में चार्ज कितना है, अब प्रश्न को वही दोबारा पूछ लिया तो बोल नहीं पा रहे हो। इस मार्कर में कितना चार्ज है, तो 0 नहीं बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे, क्योंकि चार्ज तो है। नेट चार्ज अगर मैं पूछूंगा, कुल चार्ज अगर मैं पूछूंगा तब बोलोगे 0 है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा चार्ज कितना है तब 0 नहीं बोलोगे। तो चार्ज तो जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो है, तो चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज तो है, लेकिन नेट चार्ज 0 है। तो इस शब्द को समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ धोखा कर जाते हैं बच्चे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, किसी बॉडी का कुल आवेश वहाँ पूछा गया है या उसका आवेश पूछा गया है। आवेश पूछेगा तो आवेश कुछ न कुछ होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो चाहे वो प्रोटॉन का आवेश हो। लेकिन अगर नेट चार्ज पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 5वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। चार्ज इज
क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत होता है। ये क्वांटीकृत बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको कठिन मत बनाना। क्वांटीकृत का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या में इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई करिए। जैसे मैं पूछा कि इस बॉडी में चार्ज बताओ कितना है, तो बोलोगे कि इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है। तो हमने अगर पूछा किसी बॉडी में कुल चार्ज कितना है या चार्ज कितना है Q बराबर, तो बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, और उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो उसको बोल दो N। और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन का होगा तो माइनस में और प्रोटॉन का होगा तो प्लस में, इसलिए इसको प्लस माइनस लिखा जाता है। तो किसी बॉडी के अंदर चार्ज कितना होता है, तो Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर कोई बॉडी है उससे पूछे चार्ज कितना है, तो बता दोगे Q बराबर प्लस माइनस NE, वेयर जहां Q बराबर क्या है, N बराबर क्या है, E बराबर क्या है, क्या आप बता सकते हो? बताओ, पाओगे? Q क्या है, N क्या है, E क्या है, बताइए। Q क्या है? Q है उस बॉडी के अंदर टोटल जो चार्ज है। N क्या है? उस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से आप ये समझ जाएंगे, ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जो है, इसके बाद छह प्रॉपर्टी होगी बच्चों। सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये 7th प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं कि आवेश के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि अगर ये कोई बॉडी है और इसके विभिन्न पार्ट में, इस हिस्से में मान लीजिए कुछ चार्ज बैठा है Q1, इस हिस्से में Q2, इस हिस्से में Q3, अलग अलग हिस्से में चार्जेज बैठे हुए हैं, और तब तुमसे पूछा गया कि इस बॉडी का नेट चार्ज बताओ कितना होगा, तो आप बताओगे कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे करके, है ना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलेगा कि किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग चार्ज जो बैठे होते हैं, तो उन सभी का बीजीय योग उस बॉडी का कुल आवेश कहलाता है। अलग अलग हिस्सों में जो भी चार्ज बैठे हैं तो उनका बीजीय योग जो होगा वो उसका नेट चार्ज कहलाएगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी क्लियर हो गई। तो कुल कितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हम 7 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सातों को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलेंगे, है ना, मेरे साथ आप भी बोलेंगे। सबसे पहला बताइए क्या बोला गया है, आवेश अदिश राशि है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड CGS यूनिट ESU, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU। मूलभूत आवेश किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर चौथे में क्या बताया गया कि अगर सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि लाइक चार्जेज आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिफ्थ में क्या बताया गया कि आवेश संरक्षित होता है, यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, या दूसरे शब्दों में कहो कि किसी निकाय में धनावेशों और ऋणावेशों का बीजीय योग 0 होता है। अब 6 नंबर में आ जाइए, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश है वो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसके गुणनफल के बराबर होता है। और 7 नंबर में मैंने आपको बताया कि आवेश के अंदर योज्यता का नियम पाया जाता है, योग का नियम पाया जाता है कि अगर किसी वस्तु के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग आवेश बैठे हुए हैं तो उसका कुल आवेश क्या हो जाएगा कि उन सभी आवेशों को हम जोड़ करके लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे करके हम उसको बना सकते हैं। तो अभी तक में आपने 7 प्रॉपर्टी देख ली इनकी। अब बात आती है कि आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग
द चार्ज। किसी बॉडी में अगर चार्ज उत्पन्न करना है तो कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहले मेथड इसकी होती है बच्चों बाई फ्रिक्शन। बाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? बोलो। बाई फ्रिक्शन, बोला ही नहीं जा रहा, खाना खा के नहीं आए हो क्या? बाई कंडक्शन, और तीसरा होता है बाई इंडक्शन। ये तीन विधियां होती हैं आवेश को उत्पन्न करने की। तीन विधियां होती हैं आवेश को उत्पन्न करने की। तो बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, ठीक है ना? फ्रिक्शन से क्या होगा? सुनो ध्यान से। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जा रहे हैं, तो इस फिनोमेना से जो ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ उसको हम बोलेंगे बाई फ्रिक्शन। बाई कंडक्शन क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये एक वस्तु में चार्ज है, इधर ध्यान से देखो सब लोग बोर्ड की तरफ, एक वस्तु में एक कुछ चार्ज है और इस वस्तु को हम किसी दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में ला करके रख दिए, उसको चिपका दिए, तो मैंने ये देखा कि जो इसका चार्ज था इसमें चला गया, इसमें चला गया। तो जब मैंने इसको जाकर उस पर कांटेक्ट में लाया तो मैंने पाया कि वो चिपक गया, उसका चार्ज उसमें जा रहा है। तो इस तरह से चार्ज को जो दे रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, तो इस फिनोमेना को बोला गया बाई कंडक्शन। लेकिन अगर एक वस्तु हमारे पास ये चार्ज थी और इसके पास हम किसी दूसरे वस्तु को जब लाते हैं, हम इसके कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, चिपका करके नहीं रखते हैं, न दोनों में फ्रिक्शन करा रहे हैं, हम इसके समीप इसको ला करके रख रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसके पास वाले सतह में ऋणावेश और दूर वाले सतह में धनावेश फैल जाता है। क्योंकि पहले से ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, पहले से ये ऑब्जेक्ट क्या था? उदासीन था। तो अब भी ये उदासीन ही है, क्योंकि जितने इसमें ऋणावेश है उतने धनावेश है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इस घटना को बोला जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कुल कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। उन तीनों विधियों में सबसे पहली विधि को क्या बोला गया? बाई फ्रिक्शन, दोनों को रगड़ करके। बाई कंडक्शन, दोनों को संपर्क में रख करके। अब बाई इंडक्शन, दोनों को जोड़ के मत रखो लेकिन एक दूसरे के समीप रखो। एक चार्ज वस्तु को किसी अनचार्ज वस्तु को जब उसके पास लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी के पास वाले सतह में उसका विपरीत आवेश जो यहाँ रहेगा, उसका विपरीत आवेश, और दूर वाले सतह में उसी जैसा आवेश फैल जाएगा। तो ये तीन घटना मेथड्स होती हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए: फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये ग्लास की एक रॉड है, चलो इसको मिटा करके बात करता हूं। रुको। तो जैसे समझो आप लोग, अगर मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा फ्रिक्शन वाली घटना आपको बता रहा हूं, फ्रिक्शन से जो चार्ज करते हैं, उसके बाद मैं कंडक्शन इंडक्शन को अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास एक ग्लास रॉड है और उसको आपने सिल्क से रगड़ा, किसके रगड़ा? सिल्क से। सिल्क मतलब सूती कपड़ा होता है, सिल्क, तो सिल्क रेशम होता है शायद, हाँ रेशम होता है, फनल होता है सूती कपड़ा, सिल्क क्या होता है? रेशम। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो क्या मिला? मानिए कि ये कांच की छड़ हो गई, ये रेशम का कपड़ा हो गया, इसके साथ रगड़ा गया, तो मैंने ये पाया कि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए। तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश आ गया बच्चों? धनावेश। और रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश आ गया बच्चों? ऋणावेश, है ना? तो ये परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि किसी वस्तु को जब दूसरी वस्तु से रगड़ा गया उनके नाम बताएगा वो। जैसे बता दिया कि ऊनी कपड़े को प्लास्टिक से रगड़ा गया तो धनावेश किस में उत्पन्न होगा? ऊनी कपड़े में या प्लास्टिक में? एबोनाइट को फनल से रब किया गया तो किस में कौन सा चार्ज आएगा? तो इस प्रकार से फ्रैंकलिन महोदय जी ने, जिन्होंने आवेश की खोज किया था, तो उन्होंने एक श्रेणी बनाई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, स्थिर विद्युत श्रेणी, स्थिर विद्युत श्रेणी। और इस श्रेणी में महोदय जी ने जिन वस्तुओं को ऊपर रखा, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ये हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ऐसे उन्होंने एक क्रम से सजा दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उन्होंने कहा कि अगर आप जिसको भी रगड़ो, यहाँ किन्हीं भी दो को रगड़ो आपस में, जैसे आप ए को डी से रगड़ रहे हो, तो जो ऊपर रहेगी उसमें पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा उसमें नेगेटिव।
ये क्रम आपको पता होना चाहिए, बस हो गया। मैंने कहा चलो बी को ई से रगड़िए, किस में निगेटिव आएगा? ई में। एफ को सी से रगड़िए, किस में पॉजिटिव आएगा? सी में। समझ में नहीं आ रहा है? तो उन्होंने ऐसी एक श्रेणी बनाई और उस श्रेणी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रेणी। और उस श्रेणी को अगर आपको पता चल जाएगा तो आप भी जान जाओगे किसको किस में रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो उस श्रेणी को जानने के लिए मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, है ना, जो कि आप जानते हो कहानी मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी आज की क्लास में ले लो, ये आपके लिए बहुत काम करेगी। मैंने अपने दोस्त को बुलाया। अब मेरा दोस्त जैसे ही सुना मेरा कॉल आ गया तो बोला कि क्या काम? मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज फ्रैंकलिन ने बनाई थी उसी को बनाना है, जल्दी से आ जाओ। सुनते ही वो नंगे पाँव दौड़ पड़ा मेरी तरफ आने के लिए, और जब आ रहा था तो उसको रास्ते में कांच लग गया पैर में। क्या लग गया बच्चों? पैर में उसके कांच लग गया। कांच लग गया तो कांच लगने से तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उसको कुछ अजीब ही बीमारी हो गई, उसको ठंड लगने लगी। जब ठंड लगने लगी तो वो मेरे पास आया, तो मेरा एक सूती का शर्ट रखा था, मैंने वो शर्ट उसको दे दिया। शर्ट मेरा किसका था? सूती का था। तो मैंने वो शर्ट उसको दिया, मैंने कहा इसको पहन लो, शायद ठंड तुम्हारी चली जाए। अब वो जैसे ही सूती का शर्ट पहना तब भी काँप रहा था। तो मैंने कहा अब क्या दिक्कत है? बोला अभी ठंडी नहीं जा रही है। मैंने उसको क्या किया, एक ऊनी स्वेटर रखा था मेरे पास, मैंने ऊनी स्वेटर दे दिया। मैंने कहा ये भी लो, पहन लो। ऊनी स्वेटर पहना, कुछ उसको आराम मिला। उसके बाद उसकी ठंड जब और नहीं गई तो मैंने उसको अपनी एक रेशम की टोपी बढ़िया मैंने बनवा के रखी थी, वो रेशम की टोपी मैंने उसको दे दिया। सिल्क की टोपी मैंने उसको दिया कि लो इसको पहन लो। जब पहना तो उसको कुछ आराम मिला। आराम मिला तो मैंने उससे कहा कि ऐसा करो कि अगर तुमको बहुत दिक्कत है तो मैंने एक कमरा बनवाया हुआ है, और उस कमरे में मान के चलो कि बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि सारी की सारी दीवार जो है उस कमरे की हमारी वो मेटल की बनी हुई है। किसकी बनी है? मेटल की, धातु की बनी है, तो वहाँ तुमको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बोला अच्छी बात है। अब मैं उसको उस कमरे में ले गया। जब उस कमरे में ले गया तो वो वहाँ गया, उसको बढ़िया अच्छा लगने लगा। तो वो अच्छा लगने लगा तो बेचारा थका हारा आया हुआ था, तो वहाँ रखा हुआ था कंघा। कंघा समझते हो, जिससे कंघी करते हैं बाल में? तो वो कंघा उठाया और कंघी करने लगा। तो मैंने बोला हो गया, अब कंघी तुम्हारी अगर हो गई हो, तुम्हारे बाल सही हो गए हों, तुमने कंघे का पूरा प्रयोग कर लिया हो, तो बाहर आ जाओ। अब मेरा दोस्त जब बाहर आया तो बाहर एक मोमबत्ती जलती हुई रखी थी, तो उसने मोम पर पैर रख दिया। अब नंगे पाँव तो आया था, अब पैर रख दिया। और जब पैर रख दिया तो जल गया। तो मुझे फिर थोड़ा सा अजीब लगा कि तुम बताओ, घर से नंगे पाँव आए, कांच लगवा लिए, अभी तुम मोमबत्ती से जल गए, तुम एक तो प्लास्टिक का जूता नहीं पहन सकते हो? मैंने उसको बोला तुम एक प्लास्टिक का जूता नहीं पहन सकते हो। इतनी कुछ हमारे और हमारे दोस्त के बीच में चर्चा हुई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताना कि हमारे और हमारे दोस्त के बीच में क्या चर्चा हुई। जब मैं उसको बुलाया वो आ रहा था तो क्या हुआ उसके साथ? कांच लग गया। क्या लग गया? कांच, ग्लास गड़ गया उसके पैर में। फिर क्या हुआ? फिर जब वो आया ठंड लग रही थी तो मैंने उसको क्या दिया था? सूती कपड़ा दिया। उसमें दूर नहीं हुआ तो मैंने क्या दिया? ऊनी कपड़ा दिया। उसमें भी नहीं हुआ तो मैंने क्या दिया? रेशम की टोपी दी। उससे भी फिर की दिक्कत हुई तो क्या किया? धातु के कमरे में उसको मैंने पैक कर दिया। और वहाँ उसने क्या किया? कंघा उठाया और कंघी की, है ना, उसने काम का प्रयोग किया। उसके बाद जब बाहर निकला तो क्या हो गया? मोमबत्ती से जल गया। फिर मैंने डांट के क्या बोला कि प्लास्टिक का जूता नहीं पहन सकते क्या? तो इसी बात को फिर समझो। मेरा दोस्त आया तो उसको क्या लगा बच्चों? कांच। ठंडी से मैंने बचने के लिए क्या दिया उसको? सूती कपड़ा। दूर नहीं हुआ तो मैंने क्या दिया उसको? ऊनी कपड़ा। उससे भी दूर नहीं हुआ तो मैंने क्या दिया? रेशम की टोपी। उससे भी दूर नहीं हुआ तो क्या दिया? जल्दी बोलिएगा। धातु के कमरे में पैक कर दिया। वहां उसने किसका प्रयोग किया? कंघे का। जो कंघे बनाए जाते हैं वो एबोनाइट के होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हार्ड प्लास्टिक या हार्ड प्लास्टिक बोलते हैं उनको, या तो आप कह सकते हो कि एबोनाइट। क्या बोल सकते हो? एबोनाइट। और जैसे ही वो कंघा करके मैंने बाहर बुलाया तो क्या हुआ उसको? मोम से जल गया। किससे जल गया? मोम से। तो मैंने डांट के क्या बोला? ये मोम के बाद क्या आ गया? मैंने क्या बोला? प्लास्टिक के जूते पहन लो। यही तो वो सीरीज है, यही तो वो सीरीज है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के नाम से बुलाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लास। इसको हम क्या बोलते हैं? फनेल।
क्या बोलते हैं? फनेल। इसको हम क्या बोलते हैं? वूल। इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? एबोनाइट। क्या बोलते हैं? एबोनाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्स। इसको हम प्लास्टिक। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि ग्लास को अगर आप सिल्क से रगड़ते हो तो ग्लास में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सिल्क में कौन सा आएगा? अगर आपसे कोई पूछे मेटल को प्लास्टिक से रगड़िए तो मेटल में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। प्लास्टिक में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एबोनाइट को वूल से रगड़िए, वूल में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एबोनाइट में कौन सा आएगा? किसी का भी पूछे घुमा फिरा। तो ये क्या समझ में आया आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से बता सकते हैं ना कि किसी वस्तुओं को रगड़ने से आवेश आता है। आज समझ आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट में, जिसका नाम क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। उन्होंने क्या किया था कि एक मेटल की रॉड लिया और यहाँ एक मेटेलिक रिंग लगा दिया और इस मेटल की रॉड के पास उन्होंने एक गोल्ड लीफ लगा दी। गोल्ड लीफ आप समझते हैं मिठाई के बर्क में जो लगाते हैं ना, पतला पतला, इस प्रकार से उन्होंने ऐसे लगा दिया। अब क्योंकि ये बहुत हल्का है तो हवा से उड़ सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको उन्होंने एक ग्लास के जार के अंदर बंद कर दिया। अब उन्हें एक पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु को लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु को ले करके गए और यहाँ इसके कांटेक्ट में उन्होंने वो लाए, इसके कांटेक्ट में लाए, तो क्या हुआ कि इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस गोल्ड लीफ में ऐसे आ गया। जब दोनों में देखा उन्होंने पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एक दूसरे को क्या कर दी? रिपल कर दिया। क्या कर दिया? रिपल कर दिया। तो इस प्रकार से वो देख रहे थे कि जब मैंने इनको कोई चार्ज देता हूं मैं, तो वो चार्ज यहां से चल करके यहां आ रहा है। मतलब कंडक्शन की फिनोमेना चार्ज के अंदर आई जाती है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज दिया जा सकता है। ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोस्कोप जो था वो किसका था, तो गोल्ड लीफ था। उसके किसका प्रयोग हुआ था? स्वर्ण पत्र का, है ना। और ये श्रेणी से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अभी क्या शुरू करते हैं बच्चों? विद्युत आवेश और द्रव्यमान में तुलना। विद्युत आवेश और द्रव्यमान में तुलना। अब इन दोनों में हमको कंपैरिजन करना है। तो एक तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लीजिए और एक तरफ मास लिख दीजिए। थोड़ी गरीबी मेरे पास ज़रूर है, इसलिए मेरा मोबाइल कैमरा सब ऐसे गंदा गंदा रहा, लेकिन आपको गरीबी में आपको कंटेंट में जाना है, ठीक है ना। आप कंटेंट देखिएगा, उसमें जो गड़बड़ी होगी आप बताइएगा तो मैं उसमें सुधार करूँगा। और जब भगवान चाहेगा तो ये भी सुधरेगा। स्मार्ट बोर्ड आपको मिलेगा, उसमें पढ़ाऊँगा तो भी। लेकिन जो फील इसमें आता है ना मार्कर से लिख के पढ़ाने में, वो शायद उसमें नहीं है मुझे। तो आइए, है क्या? मेरे पास है ही नहीं तो फील कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इनमें हमको कंपैरिजन करना है। सबसे पहली बात तो ये बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? और मास भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। लेकिन जो मास है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। बताइए आप लोग, दो समझ में आए आपको? ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। ये कैसा है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अब अगर बात करो तीसरी, तो वेलोसिटी के साथ चार्ज का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वस्तु मोशन में है, यानी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें क्या होगा कि वेग का प्रभाव पड़ता है। वेग के साथ द्रव्यमान बढ़ता है। इंग्लिश में अगर इसी को सुनना हो तो क्या बोलोगे कि वेलोसिटी डज नॉट अफेक्टेड द चार्ज। वेलोसिटी जो है वो चार्ज पर अपना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मास पर अपना प्रभाव डाल देता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर एक बॉडी है, ये इसके पास 10 कूलाम का चार्ज है। ध्यान से सुनिए, एक बॉडी है, 10 कूलाम का चार्ज है। इसको मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका
तो इसका चार्ज बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, जीरो हो जाएगा, वही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चार्ज को प्रभावित नहीं करती। अब मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी का मास 10 ग्राम है, अब मैंने इसको 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका, तो इसका मास बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, जीरो हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये दो बातें क्लियर कर लीजिएगा कि मास बढ़ेगा और वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी चार्ज क्या होगा, वही रहेगा। चौथी बात बताया गया था कि आवेश जो होता है वो कंजर्व होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। कंजर्व को संरक्षित ही कहेंगे ना, आवेश इज ऑलवेज कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है। लेकिन क्या द्रव्यमान कंजर्व होता है? बच्चों द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, नहीं होता। मास डज नॉट कंजर्व। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि आइंस्टीन ने अपना एक रिलेशन दिया था E बराबर mc², और E बराबर mc² के अनुसार जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि मास क्या है, कंजर्व है। तो आवेश कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता है। पश्चिमी बात अगर हम करें आपसे, कौन सी बात? पश्चिमी बात करें तो आवेश, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। कैसा फोर्स हो सकता है? या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन बताया जा चुका है। अगर अनलाइक चार्ज हैं तो अट्रैक्शन, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन। लेकिन अगर दो मासेस हैं, अगर दो मास हैं, दो द्रव्यमान हैं, तो उनके बीच में सदैव कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। हमेशा अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, रिपल्सन फोर्स कार्य नहीं करता है। और एक खास बात और जान लीजिएगा कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, विद्युत बल जो होता है, तो वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं कि नहीं, इसको क्या, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर लॉ। मतलब जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर करके उसका रेसिप्रोकल लीजिए। यानी जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। कहने का तात्पर्य हुआ, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ मैं मिटा के समझा देता हूँ कि अगर ये एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, इसका नाम हो गया Q1, इसका नाम हो गया Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा, आगे फोर्स बढ़ाया जाएगा आपको, तो वो बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मासेस की बात अगर करें कि अगर ये कोई बॉडी हो गई, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, अब बीच की डिस्टेंस हो गई r, तो ये जो लगने वाला यहाँ भी फोर्स है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो सेम जैसी चीज़ होगी, तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, है ना? क्या समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपको ज़्यादा हो रहा होगा, तो मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकूंगा। और जितना कुछ आपको बताया गया है, तो आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ने कुछ लिखवाया नहीं, केवल समझाया है ना? तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐप पर जब चले जाएंगे, फिजिक्स प्लस, फिजिक्स की स्पेलिंग गलत है क्या? PHYSICS होती है। चलो, फिजिक्स पढ़ाने वाला मास्टर फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है। फिजिक्स प्लस ऐप पर जब आप हमारे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोर्स बहुत ही सस्ते में मिलेगा। क्या दाम है उसका? पूरा कोर्स ख़त्म करने का जितना भी सिलेबस आपका है वो मात्र आपको 999 रुपये में दिया जा रहा है। केवल 999 रुपये में पूरा का पूरा सिलेबस दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका टेस्ट है, अच्छे टॉपिक, जैसे अभी जितना भी आज आपने पढ़ा है, अब इसी टॉपिक का एक टेस्ट मैंने बना करके दे दिया है। आप उस टेस्ट को लगाइएगा, देखिएगा, और साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड करी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको दी जाएगी। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको यहाँ पर लिखवाया भी जाता है, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं तो ये मत समझें कि उनको ऐसा नहीं होगा। जब वो लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी लिख सकते हैं, है ना? साथ ही जो बच्चे यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए हैंड रिटन नोट्स उसमें दी जाएगी। वो नोट्स वगैरह सब फ्री में रहेंगी आपके लिए, ठीक है?
तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दूसरों को भी, अपने साथियों को बताइए और ये लाभ उनको भी देने का प्रयास करिए, और थोड़ा सा सहयोग मेरा भी करिए कि मैं भी आगे और अच्छे से अच्छा कर सकूं। जो कमी रह गई हो उसको भी आप ज़रूर जा कर के हमको बताइएगा। धन्यवाद।